चलो बच्चों, अपन बात कर रहे थे अपने सेकंड चैप्टर पर जो था जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैंने आपको जीव जगत का वर्गीकरण की तरह बता दिया था और अपन ने एक पद्धति भी क्या करी थी इसमें समझी थी, जिसे बोलते हैं पंचजगत पद्धति। और उस पद्धति के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन ने जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को कितने भागों में बांट दिया बेटा? 5 भागों में बांट दिया है। और कौन कौन से भाग थे वो अपने? सबसे पहला था अपना मोनेरा, दूसरा अपना प्रोटिस्टा, तीसरा अपना फंजाई, चौथा अपना प्लांटी था बेटा, और पांचवा था अपना एनिमिलिया। तो मैंने वो आपको वहाँ पर बता दिया था अच्छी तरीके से और उसके बारे में पूरा समझा दिया था कि पंचजगत वर्गीकरण किसने दिया? विटेगर ने। और इसके बारे में किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया अच्छे से, वहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने समझाया था। बट अब इन 5 जगतों के बारे में क्या करना है बेटा? अपन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है कि 5 जगत में कौन कौन से जगत तो है। अपन को पता है कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमिलिया है। बट इनके अंदर कौन कौन से जीवों को रखा है और उन जीवों की खास खास बातें क्या है, उनके बारे में आज अपन थोड़ा सा जानेंगे। तो अपना जो पहला जो जगत है बेटा, वो जगत ले रहा हूँ मैं आपका, पहला जो जगत ले रहा हूँ बेटा आपका वो है मोनेरा। जो जगत पहला लिया जा रहा है आपका वो कौन है बेटा? मोनेरा। मोनेरा जगत यानी किंगडम कौन सा है? किंगडम मोनेरा। ये पहला आपका किंगडम, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो मोनेरा किंगडम के जो जीव जंतु होते हैं वो कौन से जंतु होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं बेटा। कौन सी कोशिका वाले होते हैं? अगर मैं मोनेरा जगत के बात करूं तो इस मोनेरा जगत में क्या है बेटा? कौन से जंतुओं को रखा गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतुओं को रखा गया है। मैंने बताया था आपको कि जो मोनेरा जगत है इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतुओं को रखा गया है। अब ऐसे जीव जंतु जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है वो किसके अंदर मिलेंगे बेटा? सबसे ज़्यादा आपको मोनेरा जगत। किसके अंदर मिलेंगे आपको? मोनेरा जगत के अंदर मिलेंगे। अब मैं आपको ये तो बता दें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाने वाले जीव जंतु किसको रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। बट मोनेरा जो जगत के जंतु है बेटा, उनकी खास बात क्या है? उनके सामान्य लक्षण क्या है? उनमें क्या क्या बातें ऐसी पाई जाती है जो कि दूसरी जगत से उन्हें क्या करते हैं? अलग करती है, उनसे क्या करती है? भिन्न करती है। तो उनकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा आपका? मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनके सामान्य लक्षण, जो नॉर्मल कैरेक्टर्स होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं, उनके बात करूँगा। स्पेशल फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल फीचर तो बहुत अलग बात है। अपन ने नॉर्मल सामान्य लक्षणों की बात करूँगा। तो सामान्य लक्षणों में सबसे पहले क्या आता है बेटा कि ये जंतु क्या है? कौन सी कोशिका वाले हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतु हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जंतु हैं, ये इसका पहला सामान्य लक्षण हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक में या केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है बेटा, वो कोशिका क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ये आपको बताया था मैंने। तो मतलब जो इस जगत के जीव होंगे उनमें अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जा रही है तो उनके केंद्रक के चारों तरफ बताओ केंद्रक झिल्ली पाई जा रही है या नहीं पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी ना बेटा। तो इनके सामान्य लक्षण में ये क्वेश्चन एक लक्षण और आ जाएगा, केंद्रक झिल्ली विहीन, केंद्रक झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? केंद्रक झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है। ये इसका क्या है? दूसरा स्पेशल फीचर आप इसको बोल, सॉरी सामान्य लक्षण आप बोल सकते हो इसको। और अगर मैं और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि अगर ऐसा केंद्रक जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई, जैसे मैं आपको बताऊं केंद्रक झिल्ली किस तरह से होती है। जैसा कि माना बेटा आपकी ये कोशिका है और एक कोशिका में आपके ये क्या है बेटा? केंद्रक है। तो केंद्रक के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण कहते हैं बेटा। ये लाल कलर का मैंने बना दिया है और ये लाल कलर की क्या चीज़ है बेटा? आपका
केंद्रक झिल्ली बोलो या केंद्रक आवरण बोलो, ठीक है। अगर बेटा किसी कोशिका के केंद्र के चारों तरफ ये नहीं पाया जा रहा है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। परंतु अगर आपके ये केंद्र झिल्ली नहीं पाई जा रही है, फिर आपके इस केंद्र को कुछ अलग नाम दिया जाता है बेटा। वो अलग नाम क्या है बेटा? जब केंद्र झिल्ली विहीन होती है, केंद्र झिल्ली क्या होती है, मतलब नहीं पाई जाती है, विहीन होती है केंद्रक पर, तो उस केंद्रक को क्या कहेंगे बेटा अपन? केंद्रक झिल्ली विहीन केंद्र पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे बेटा? केंद्राभ। क्या कहेंगे बेटा? केंद्राभ कहेंगे, ठीक है। मतलब जिस केंद्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? केंद्राभ, ठीक है। अगर समझ में बात, तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी चीज़ एक ये है कि आपके इस जगत के जो जीव होते हैं उनकी कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मतलब बहुत सारे कोशिकांग ऐसे होते हैं जो नहीं पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पाए जाएंगे। विशेष कोशिकांगों की अनुपस्थिति होती है बेटा, अनुपस्थिति होती है। ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो नहीं पाई जाएंगे? जैसा कि मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, पहला आप लिख लीजिएगा बेटा हरित लवक। हरित लवक जानते हो ना, क्लोरोफिल, जो कि पौधों में क्या करता है बेटा? आपके हरा रंग प्रदान करता है। वो आपके इन प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में यानी मोनेरा जगत के जीवों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या पाया जाता है बेटा? इसकी जगह पर दूसरी चीज़ पाई जाती है, वो होते हैं बेटा क्रोमेटोफोर। हरित लवक की क्या खास बात है? एक तो ये हरा रंग प्रदान करते हैं पौधों को, और ये क्या काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं बेटा। किसका काम करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का। तो अपन इसे क्या कहते हैं? हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इन प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण का काम तो होता है, बट वो हरित लवक द्वारा नहीं होता है। वो किनके द्वारा होगा बेटा? क्रोमेटोफोर द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा बेटा? क्रोमेटोफोर द्वारा होगा। दूसरे अपन यहाँ पर बात करते हैं, चलो इसको मिटाऊंगा तो अभी मिटाऊंगा, पहले अपन इसके बारे में दूसरा बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया पर। किस पर बात करते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है बेटा? कोशिका के श्वसन का काम कराती है। मतलब अगर कोशिका में श्वसन का जो काम होता है या फिर जो O2 का जो अपचयन होता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होती है? इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसकी जगह पे क्या पाई जाती है बेटा? आपके इसकी जगह पे पाए जाते हैं आपके मीजोसोम। क्या पाए जाते हैं बेटा? मीजोसोम। और यही क्या काम करते हैं बेटा? श्वसन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मीजोसोम ही श्वसन का काम करते हैं। अब एक दो और वैसे जो कोशिकांग है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा अपन, ठीक है। थर्ड है आपके यहाँ पर गोल्जिकाए, यह भी इसमें अनुपस्थित होती है। चौथा है आपके बहुत सारे हैं, तो चलो ये तो 3-4 बहुत है अभी आपके लिए। अब मैं आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। आपके इस कोशिकाओं को ये तो नहीं पाए जाएंगे, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, ये बहुत सारे नहीं पाए जाएंगे, बट इसके जगह पे आपके इसमें राइबोसोम तो जरूर पाया जाएगा। राइबोसोम क्या होता है? नाम सुना होगा या नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूँ आज। बेटा राइबोसोम क्या होता है? कोशिका में पड़े हुए छोटे छोटे कण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें अपन यहाँ पर राइबोसोम कहेंगे।
राइबोसोम का काम ये है कि बेटा ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं कोशिकाओं के अंदर। किसका संश्लेषण करते हैं? प्रोटीन का। प्रोटीन का क्या करते हैं ये? संश्लेषण। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, वो है राइबोसोम। तो आपका अपना मुद्दा तो ये था कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे, बट किस तरह से पाए जाएंगे? अब ये तो अपन का पॉइंट तो खत्म हो ही गया वहाँ तक। तो अब राइबोसोम पाए जाते ही नहीं पाए जाते हैं, वो बात चल रही है अपनी। तो राइबोसोम पाए जाएंगे बेटा, और ये राइबोसोम होंगे बेटा 70S प्रकार के। कौन से प्रकार के बेटा? 70S। और एक राइबोसोम होते हैं 80S प्रकार के। ये 70S और S, यहाँ पर S क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? एक अवसादान गुणांक होता है, ठीक है। तो ये S का मात्रक बात अलग होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं ज़्यादा समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा यार, इससे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। बस आप तो इतना सा याद रखिए यहाँ कि राइबोसोम दो प्रकार के हैं, एक तो 70S प्रकार का और एक 80S प्रकार का। जिसमें से आपके इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं बेटा? 70S प्रकार के। जबकि इसके विपरीत यूकेरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के? 80S प्रकार के क्या पाए जाते हैं बेटा? राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं बेटा? प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। कौन? ये राइबोसोम। तो कुछ कुछ के मैंने सामान्य लक्षणों पे आपके बात कर दी है, ठीक है बेटा। और चलो इसके साथ साथ अपन एक बात और कर लेते हैं कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्या है? चौथा पॉइंट बचा ना, चौथा पॉइंट यह लिख देता हूं मैं। ये बेटा इस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाई जाती है बेटा? कोशिका भित्ति पाई जाती है। आपको पता है अगर कोई कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट कोई कुछ कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। तो याद रखना, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। ये बेटा बनी होती है आपके पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जबकि एक इसमें नोट लगाने वाली बात और है, नोट भी लिख लेना आप यहाँ के साथ। वो नोट लगाने वाली बात ये है कि बेटा जो आपके आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, यानी आधे बैक्टीरिया, जो भी मैं पढ़ाऊँगा थोड़ी देर बाद, आपके मोनेरा का ही पार्ट है वो आर्कीबैक्टीरिया। इसके अंदर ये कोशिका भित्ति बेटा किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, जो कि आपके मोनेरा का ही पार्ट है, भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। जबकि और दूसरे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव है मोनेरा जगत के, उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये आपके मैंने थोड़े थोड़े सामान्य लक्षणों के ऊपर बात कर दी, कुछ कुछ चीज़ें बता दी आपके। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है सामान्य लक्षण, क्योंकि मैंने आपको बताया है ताकि आपको थोड़ी शुरू से समझ में आए ना चीज़, जब जाके आप पीछे का उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। एक आप सीधे बीच में से पढ़ने लग जाएगा कि चीज़ समझी नहीं, मोनेरा क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, अपन सीधा अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं। और वो बैक्टीरिया से पढ़ा था मैं, बट मैंने पहले आपको इसको समझाया थोड़ा सा, इसके अंदर कौन से जीवों को रखा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को, ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए कि बैक्टीरिया भी क्या है, एक तरह का प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला जीव है, और वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाए। तो अपन अब अगले टॉपिक की बात करेंगे अपने, वो होगा अपना बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा जगत के अंदर जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे अपन बेटा, वो क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया ही होते हैं। और इन्हीं बैक्टीरियाओं के प्रकार की, इनकी संरचना के बारे में अपन अब बात करेंगे। अब देखते बेटा अपन आगे अपने क्या बात कर रहे हैं अपन। जगत तो अपना चल ही रहा था मोनेरा, ये मोनेरा जगत अपना चल ही रहा है, किंगडम मोनेरा। इसके अंदर मैंने बताया आपको भी थोड़ी देर पहले कि बैक्टीरिया, क्योंकि अपन सबसे ज़्यादा अगर मोनेरा के अंदर पढ़ते हैं, अगर जगत मोनेरा के अंदर पढ़ते हैं अपन, तो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं बेटा बैक्टीरियाओं के बारे में। बैक्टीरिया आप भी जानते हो, घर में देखते होगे आप जीवाणु, आप तो नहीं देखते होगे, माइक्रोस्कोप से दिखता है, बट आपने पढ़ा होगा पहले जीवाणु कोशिका के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या होता है? जीवाणु ही होता है, इंग्लिश में नाम है, ठीक है उसका। तो अपन मोनेरा के अंदर जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है बैक्टीरिया। तो आपको बैक्टीरिया पढ़ने से पहले मैं इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ कि बैक्टीरिया क्या है, इसकी खोज किसने की, और इसको कितने भाग हैं, आकार में, आकृति में, सब बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपका सिलेबस में तो नहीं है एनसीईआरटी में,
बट आपको बताना क्या है, अगर आपको चीज़ समझ में आएगी ना पहले की, तभी बात को आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया पर। तो याद रखना बेटा, बैक्टीरिया की खोज जो की थी उस वैज्ञानिक का नाम था, आपने सुना होगा, वैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूँ पहले मैं आपका। उस वैज्ञानिक का नाम था एंटोन वॉन, या एंटोनी वॉन बोलते हैं इसको कभी कभी तो, ठीक है। एंटोनी लिख दो, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ये था वैज्ञानिक। कौन था? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। इसने क्या किया बेटा, 1676 में सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। सबसे पहले बैक्टीरिया को देखने वाला कौन था बेटा? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। लुवेनहॉक बहुत जगह पे आता है, हर जगह पे। अगर आप प्लांट्स के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में जब भी कुछ चर्चा करते हो ना, तो एंटोनी वॉन लुवेनहॉक या लुवेनहॉक का नाम जरूर सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके बैक्टीरिया की बात चल रही है, तो बैक्टीरिया की खोज किस तरह से हुई बेटा? इसने क्या करा कि आपके लार को इसने क्या करा, दांतों के साथ कुछ समय तक एक पात्र में रख दिया, ठीक है। अब इसमें जो ये मेल होते हैं ना, दांतों में पीले पीले जम जाते हैं बेटा, उनको भी उसके साथ मिला के रख दिया उसने बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद उसने देखा कि उसमें कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उसमें पनप रहे थे। किसमें? उस दांतों के लार के जो पानी था मिक्स, उसमें क्या कर रहे थे, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनप रहे थे। और उन्होंने उसको देखा ना माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे बिल्कुल बारीक बारीक से। इन्हें उसने सर्वप्रथम उनको एक नाम दिया, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया नाम तो बाद में पड़ा था, उसने नाम दिया उसको उस टाइम पे जंतुक, या फिर एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया? जंतुक या एनिमल क्यूल। सबसे पहले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने बैक्टीरिया को क्या नाम दिया था बेटा? जंतुक या एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल। इससे नाम से पहचाना जाता था पहले बैक्टीरिया को। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक आया, उसने उसका नाम बैक्टीरिया रख दिया था, ठीक है। वो तो बात की बात है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बट आपको याद रखनी है कि सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने 1676 में की थी। और सबसे पहले उसने क्या नाम दिया उसको? जंतुक या एनिमल क्यूल नाम दिया उसको। इसलिए आपके इस एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को जीवाणु जगत का या जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा। किसका जनक कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर हो गया कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को। और ये याद रखना, 1676 में पहचाना सबसे पहले इसने बैक्टीरिया को। और किस तरह से पहचाना था? उसने दांतों के साथ, जो दांतों का मेल होता है और लार होती है, उसके साथ एक पात्र में पैक कर दिया कुछ दिनों तक उस चीज़ को, और देखा फिर उसमें, तो इस तरह के छोटे छोटे जंतु दिखाई दिए, जिनको उसका नाम क्या रख दिया? जंतुक या एनिमल क्यूल नाम रख दिया। बेटा इसमें बात चल रही थी अपन, तो इसके साथ साथ अपन पढ़ लेते हैं कि बैक्टीरिया कितने तरीके से हो सकते हैं। तो अपने बैक्टीरिया होते हैं बेटा 4 तरीके के नॉर्मली। वैसे तो अगर मैं सिर्फ याद रखना, इसके पाए जाने के आधार पर, मतलब जिस तरह से मिल रहे हैं बैक्टीरिया आपके, उस आधार पे बता रहा हूँ कि 4 तरीके आप पढ़ेंगे आपके सिलेबस में। बट आपके सिलेबस में तो 2 ही प्रकार के दे रखे हैं। एक तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में बता रखा है बेटा, और एक यू बैक्टीरिया के बारे में आपके सिलेबस में बता रखा है। बट मैं आपको चारों के बारे में बता दूंगा। एक तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में बेटा। और एक अलग ही चीज़ है जो आपके मोनेरा जगत में चलता है, वो बैक्टीरिया के अंदर भी आता है और नहीं भी, उसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। उस माइकोप्लाज्मा के बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो नहीं भी बताऊँ तो कोई बात बनने वाली नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट 3 चीज़ों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। एक तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में, एक साइनोबैक्टीरिया के बारे में, और आपके एक यू बैक्टीरिया के बारे में। इन तीनों के बारे में आपको ढंग से बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ बैक्टीरिया के प्रकार की बेटा। तो बैक्टीरिया की याद रखना आप 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगे आर्की बैक्टीरिया,
आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, सॉरी आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसा आ जाएगा आर्की बैक्टीरिया। इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा आद्य जीवाणु। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? आद्य जीवाणु। आद्य जीवाणु कहा जाता है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को। यह सबसे पहला बैक्टीरिया है आपका जो मैं ले रहा हूँ, आपके सिलेबस में भी है ये, ठीक है। तो मोनियर जगत के अंदर अपन सबसे ज़्यादा विस्तृत वर्णन किसका करता है बेटा? बैक्टीरिया का करते हैं। और बैक्टीरिया में सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कौन सा है? आर्की बैक्टीरिया है बेटा। अब देखो ये जो आपका बैक्टीरिया है बेटा, ये विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है, विशेष बैक्टीरिया है। विशेष बैक्टीरिया से मतलब क्या है? ये बहुत कठिन इलाकों में पाया जाता है, जहाँ पर बहुत लगभग कोई जीव जंतु रहते नहीं ना, वहाँ पर पाया जाता है। ऐसे बात नहीं जीव जंतु नहीं रहेंगे, मतलब इंसान नहीं पाए जाते हैं, बहुत गिने चुने इलाकों में, ठीक है, वहाँ पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं इसके आवास की बात करूँ, आवास की बात करूँ तो बेटा ये आपके जैसे लवणीय क्षेत्र, लवणीय क्षेत्रों में कहाँ पाया जाता है? लवणीय क्षेत्रों में, जहाँ लवण यानी नमक वमक ये चीज़, जैसे पानी में अगर नमक की मात्रा ज़्यादा है तो वो लवणीय क्षेत्र हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके अगर मैं बताऊँ ना इस चीज़ को, जैसे आपके भारत में आपने वो सुंदरबन का नाम सुना होगा, सुंदरबन के डेल्टा, तो वहाँ पर क्योंकि क्या होता है, वहाँ पर नदियाँ जब समुद्र से मिलती है तो वहाँ का जो जलीय पानी होता है, मतलब वो नदियों का पानी हल्का हल्का सा खारा हो जाता है, तो लवणीय पानी होता है बेटा, तो वहाँ पर ये ज़्यादा मिलेंगे आपको। सेकंड आपके जैसे ये एक तो बता दिया मैंने, ठीक है। सेकंड आपने कच्छ का नाम सुना होगा गुजरात में, तो कच्छीय क्षेत्र में या कच्छ क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में नमक वाला इलाका है बेटा, ठीक है ना, तो वहाँ मिलेंगे आपको ये। थर्ड आपको ये मिल जाएंगे गर्म स्थलों पर, मतलब गर्म झरने वाले जो स्थल होते हैं बेटा, वहाँ मिल जाएंगे गर्म झरनों के पास। तो थर्ड क्या लिख दोगे आप? गर्म झरनों के पास मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक बात याद रखना, जो जीवाणु मतलब आर्की बैक्टीरिया का जो जीवाणु कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है बेटा, उसे बोला जाता है मिथेनोजन। क्या पाया जाता है बेटा? उसे क्या कहते हैं? मिथेनोजन जीवाणु कहते हैं। मतलब जो मिथेनोजन जीवाणु है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, या कच्छ क्षेत्र में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया कौन सा बेटा? मिथेनोजन है। जबकि गर्म झरनों पर, गर्म झरनों पर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया है बेटा, ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जो पाए जाने वाले जीवाणु है उसे क्या बोलेंगे बेटा? थर्मो एसिडोफिल्स। क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स कहेंगे, क्योंकि थर्मो का नाम समझ में आता है आपको, गर्म चीज़, गर्म थर्म, ठीक है ना, वो चीज़ समझ में आना चाहिए। तो लवणीय क्षेत्रों में मिलेंगे आपको, एक तो एक कच्छ क्षेत्र में मिलेंगे जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होगी, उस क्षेत्र के जीवाणु को क्या कहेंगे? मिथेनोजन कहेंगे बेटा। और थर्ड आपको कहाँ मिलेंगे बेटा? ये गर्म झरनों पर मिलेंगे, उन्हें उन जीवाणु को जब क्या कहेंगे बेटा? वहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स कहेंगे। और ये किसका प्रकार होगा बेटा? आर्की बैक्टीरिया का, यानी आद्य जीवाणु का ही प्रकार होगा। और एक बात और है, ये आपके जो मिथेनोजन है ना बेटा, ये आपके जैसे जंतु होते हैं, जंतु कौन से आपके? जैसे गाय है, भैंस है, इनकी आंत में मिलते हैं। गाय व भैंस इनकी आंत में, गाय भैंस की आंत में मिलेंगे, क्योंकि बेटा ये क्या है? मिथेनोजन है। ये क्या काम करते हैं? मिथेन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलता है? मिथेनोजन कहते हैं। वो कैसे करते हैं? आपको बताया मैंने, गाय और भैंस की कहाँ मिलेंगे बेटा? ये आंत में मिलेंगे। अब आंत में मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ये उसके साथ गोबर के साथ, क्योंकि गाय और भैंस तो क्या देती है? गोबर देती है, तो ये गोबर के साथ मिक्स हो जाते हैं उनकी आंत में। और कहाँ चले जाते हैं बेटा? गोबर के साथ जमीन पे, जैसे बाहर निकाल दी गोबर गाय तो बाहर आ जाते हैं। फिर क्या काम करते हैं? गोबर का अपघटन कर कर उसको, उससे क्या बनाते हैं बेटा? मीथेन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं बेटा? मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस के निर्माण के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं बेटा? मिथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में चीज़? तो लगभग जो आर्की बैक्टीरिया की मेन बातें थी मैंने आपको बता दी है। आर्की बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, बस याद रखना एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है जिसे आर्द्र जीवाणु भी कहते हैं।
ये आवास कहाँ पाया जाता है बेटा? लवणीय क्षेत्रों में, कच्छ क्षेत्र में, गर्म झरनों के क्षेत्रों में। कच्छ क्षेत्रों में जीव पाए जाते हैं उन्हें मिथेनोजन कहते हैं, गर्म क्षेत्रों में पाए जाने वाले को थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके सेकंड प्रकार के बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया। अब बेटा अपन अब सेकंड जो बैक्टीरिया लेने वाले हैं बेटा वो है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया का पार्ट क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, बट इसके साथ आपके क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी वालों ने इसमें साइनोबैक्टीरिया को भी क्या कर रखा है, ज्वाइंट कर रखा है, इसको जोड़ के बता रखा है इसके साथ। तो दो पार्ट हो जाएंगे आपके यू बैक्टीरिया के और साइनोबैक्टीरिया के। दो तो ये बताऊंगा मैं आपको मोनेरा के अंदर, और एक बताऊंगा आपके जीवाणु की संरचना के बारे में, क्योंकि 3 तरह की संरचना होगी इसमें। तो उन तीनों चारों प्रकार की संरचनाओं को मैं आपको इसमें कल जो वीडियो डालूंगा उसमें बताऊंगा। आज तक जो वीडियो में डाला है बेटा उसको समझिए, पढ़िए, अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझसे मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी तो बुक से देखें आप, फिर मैं आपको उसको बाद में आपके इसको नोट्स भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।